वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। एक बार मुझे वॉइस और वीडियो का बताइए, एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल? और ये जो रात का 9 बजे का सेशन है जिसमें हम डेली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम केजीएमयू, जीएमसीएच, बीटीएससी और इसके साथ में आपका अपकमिंग जो नॉर्सेट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक बार मुझे वॉइस और वीडियो का बताइए, इसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोनी सागवान, वेरी गुड इवनिंग। दिव्या, दीपांशु, प्यारी, सभी को गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट पर। चलिए, ओके, सब क्लियर है। जैसा आप देख पा रहे हैं थंबनेल के अंदर, आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हालांकि हम पूरा एबीजी एनालिसिस डिस्कस ना करके, क्योंकि एबीजी एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आता है, हम जस्ट उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज को कवर ऑन करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ हटके एमसीक्यूज है उनके ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करें इस क्लास को आप। ओके, एक बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम नर्सिंग एक्सपीरियंस इनके साथ कनेक्ट हो सके। चलिए पहला जो क्वेश्चन है सुनिएगा और आंसर पुट कीजिएगा। विच क्लिनिकल कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ द डेप्लीशन ऑफ बाइकार्बोनेट? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है जो आपको बताएगी कि जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल आपका क्या हुआ, डेप्लीसिट हुआ है। कौन सी वो कंडीशन है जो बाइकार्बोनेट के लेवल के कम होने के साथ में एसोसिएटेड है? चलिए मुस्कान जी बताइए, क्या इश्यू आ रहा है वीडियो के अंदर, वॉइस के अंदर क्या इश्यू आ रहा है? मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, सबको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है और क्लियरली आपको आवाज भी पहुंच रही है। ओके, क्लियरली विजिबल है, आवाज पहुंच रही है। एक बार सारे बच्चे फिर से कमेंट कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जो आपके काफी सारे डाउट्स है उनको और काफी सारे कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेगा। चलिए चलिए, चार ऑप्शंस है, आपको उनमें से आंसर करना है। पूछा क्या है कि इनमें से वो कौन सी कंडीशंस है जो आपका बाइकार्बोनेट का लेवल कम करवाती है। सिंपल सा क्वेश्चंस की लाइन को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को जब आप इजी कर लेंगे तो इजीली आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है, ऑप्शन ए क्या है, रिपीटेड वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग हो रही है। ऑप्शन बी है एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट, या फिर आप डायूरेसिस ले रहे हैं। ऑप्शन सी है पेशेंट को ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, या डायाफोरेसिस, एक ही बात है। एंड दी लास्ट दैट आर द परसिस्टेंट डायरियल एपिसोड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप में से अधिकतर बच्चे जो आंसर पुट कर रहे हैं वो डी कर रहे हैं, और बिल्कुल सही भी है ना। ज्यादा घुमा फिरा के न बता के मैं सीधा सीधा आंसर पे आता हूं। पहली बात तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका बच्चों, डी आपका राइट आंसर है। दूसरा, पहला जो ऑप्शन है आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा जीआईटी है, जीआईटी के अंदर, जीआईटी के अंदर ये आपका स्टमक हो गया, इस स्टमक के साथ आपका डियोडिनम कनेक्टेड होता है। ये जो आपका डियोडिनम होता है, डियोडिनम के साथ में आपका पेनक्रियाज जो होता है वो कनेक्टेड होता है। और आपको अच्छे से पता होगा ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट होता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, 70 टू 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मैं बाइकार्बोनेट बता रहा हूँ कहाँ का, पेनक्रियाटिक जूस का बता रहा हूँ कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आपका 70 टू 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। वासु गुड इवनिंग, संध्या गुड इवनिंग। ओके, दूसरा, नॉर्मली ब्लड के अंदर कितना होता है, अरे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर कितना होता है तो आपको अच्छे से पता है। बाइकार्बोनेट का लेवल 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये मैंने ब्लड का बताया। जबकि पैनक्रियाटिक जूस में इतना होता है क्योंकि ये जो इधर स्टमक है, स्टमक में क्या भरा हुआ होता है,
HCl भरा हुआ होता है, और ये जो HCl है जैसे ही आपका नीचे इंटेस्टाइन में आएगा तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, तो बाइकार्बोनेट का है। अब मोटा मोटा आपको इतना पता होगा कि जब जब वॉमिटिंग होती है, जब जब वॉमिटिंग होती है तो हमेशा किसका लॉस होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस होता है। वॉमिटिंग के साथ में बाहर जाएगा कौन, गैस्ट्रिक कंटेंट। तो पूछा क्या है, ऑप्शन ए, जितना ज्यादा वॉमिटिंग होगा कौन लॉस होगा, HCl लॉस होगा, यानी हाइड्रोजन आयन लॉस होगा। और हाइड्रोजन आयन लॉस होने से, HCl लॉस होने से किस टाइप का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अच्छा, कहीं पे भी आपका वॉमिटिंग होने से बाइकार्ब कम नहीं होता है। पूछा क्या है कि बाइकार्ब कम होने का कारण क्या है, तो वो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट, या फिर आप बोलेंगे कि डाईयूरेसिस, ज्यादा यूरिन का आउटपुट हो रहा है, या डाईयूरेटिक्स ज्यादा ले रहे हैं। तो डाईयूरेटिक्स ज्यादा लेने के साथ में मेनली किससे रिलेटेड होता है आपका, सोडियम और पोटेशियम। अरे डाईयूरेसिस, डाईयूरेटिक्स जो होती है यूरिन के साथ में सीधा सीधा किसका कनेक्शन से आपका, वो कनेक्शन है आपका सोडियम और पोटेशियम का। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। अरे ज्यादा स्वेटिंग होने से क्या लॉस होता है बच्चों, एक तो सोडियम लॉस होता है, दूसरा वाटर लॉस होता है। कहीं पे भी स्वेटिंग होने से बाइकार्ब लॉस नहीं होगा। अब बताइए ऊपर के तीनों ऑप्शंस में क्या क्या लॉस होगा, वो मैंने सारा बता दिया। सो विच वन इज करेक्ट आंसर, आप सबने सही आंसर किया था। राइट आंसर क्या है आपका, दैट इज डी, ज्यादा डायरिया होने से। डायरिया का मतलब यहाँ का इंटेस्टाइनल कंटेंट लॉस होगा, और इंटेस्टाइनल कंटेंट का मतलब क्या होगा, इसके साथ में ये जो पैनक्रियाटिक जूस है जिसमें बाइकार्बोनेट ज्यादा है वो लॉस होगा। मतलब डायरिया के बाद कौन कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है बच्चों, बाइकार्बोनेट इज इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस। और रोम कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। रोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है, मेटाबॉलिक इक्वल है। दैट मीन्स बाइकार्बोनेट अगर लॉस होगा तो बाइकार्बोनेट के लॉस होने से क्या होगा, बाइकार्बोनेट जितना आपका ज्यादा लॉस होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स एल्केलोसिस लॉस होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ने सबने आंसर भी क्या किया था, इसका राइट आंसर किया था। यस, लोअर जीआई फ्लूइड लॉस होने से बाइकार्ब लॉस होगा। बिल्कुल, सभी को प्रणाम, है ना। नेक्स्ट आइए, इसका जो राइट आंसर था वो डी आपका राइट आंसर है। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर करो, नेक्स्ट का आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर करो। क्या बोला इस बार, 48-year-old पेशेंट हु हैज बीन एडमिटेड फॉर हाइपरटेंशन। अरे इसका बीपी बढ़ा हुआ है, ज्यादा बीपी के लिए इसको एडमिट किया गया है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसी कंडीशंस के अंदर हुआ क्या है, क्यों हो रहा है, रीनल इंपेयरमेंट हो रहा है, किडनी फेल हुई जिसके कारण आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। द हेल्थ केयर टीम डिस्कशन द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। अरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में कर रहा है। रीनल रेगुलेशंस ऑफ वाटर बैलेंस, व्हाट फंक्शन वुड यू एट्रीब्यूट टू एंजियोटेंसिन सेकंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, आपको ये बताना है कि ये जो इतने ऑप्शन है उनमें से एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या काम होता है। चारों ऑप्शंस पढ़ो और अच्छे से आंसर पुट करो बच्चों। बेशक आप थोड़ा टाइम लो, लेकिन आंसर आपको हमेशा परफेक्ट देना है, करेक्ट देने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप अगर सही आंसर बताएंगे तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। चलिए चार ऑप्शन है, पढ़िए आंसर पुट कीजिएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या काम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रास के बारे में पहले बता देता हूँ कि जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। अरे ये जो रास सिस्टम है, ये रास सिस्टम आपका हमेशा किसके लिए होता है, टू इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम रास सिस्टम बोलते हैं। कैसे एक्टिवेट होता है, जब जब बीपी कम है, लो बीपी है, या फिर लो सोडियम है। एक ही बात है, आपको अच्छे से पता होगा कि जब सोडियम कम होगा तो वाटर का रिटेंशन कम होगा, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, और ये जो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो हम हाइपोवोलेमिया बोलेंगे। एंड अल्टीमेटली हाइपोवोलेमिया भी क्या जाके कॉज करेगा, अरे बीपी कम करेगा। तो जब बीपी कम होगी, सोडियम कम होगा, दैट टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा।
और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो किडनी है, किडनी के अंदर एक सेल्स होती है, इसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अरे जेजी सेल बोलते हैं इसको। किडनी की जेजी सेल को स्टिमुलेट करेगा। और ये जो जेजी सेल है, जेजी क्या रिलीज करती है बच्चों? रेनिन रिलीज करती है। बस कहानी शुरू हो गई यहीं से। कहानी यहीं से शुरू हो गई किसकी? रास की। रेनिन क्या करता है? रेनिन आपका लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन, एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन। नोजन का मतलब इनएक्टिव। कहां से आएगी? लीवर। उसके ऊपर अटैक करेगा। उसके ऊपर अटैक करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? ये रेनिन इसके ऊपर काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है, इसके ऊपर भी एक एंजाइम काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। बोलो कहां से आता है? लंग से आता है। और क्या रिलीज करवाता है? किसमें कन्वर्ट करवाएगा? ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवाने का काम करेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड, बस ये हो गया। अब हमें हमारा जवाब मिल गया। एंजियोटेंसिन सेकंड है, वो ही सब कुछ काम करता है रास सिस्टम के अंदर। एंजियोटेंसिन सेकंड के क्या क्या काम होते हैं देखिएगा वन बाय वन। ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक तो क्या करेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। और ये क्या करवाता है? एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, पहला काम। दूसरा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस का काम करता है। इसके अलावा थ्रस्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट करेगा। कहां पे होता है बोलो? हाइपोथैलेमस के अंदर। इतना ही नहीं, और भी काम करता है। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जिसको आप बोलते हो, उसका रिलीज भी बढ़ा देता है। इतने सारे काम है किसके? ये सारे के सारे काम है आपके एंजियोटेंसिन सेकंड के। अब आपको चार ऑप्शंस पढ़ने हैं। चार में से कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है रिगार्डिंग एंजियोटेंसिन सेकंड? ये सारा हो गया आपका, ये सारा हो गया। ये जो लास्ट में मैंने काम लिखा है एंजियोटेंसिन सेकंड के, इन सब के बाद में बीपी बढ़ेगी, है ना, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। चारों ऑप्शंस पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है इनमें से। चलिए, पहला क्या है? प्रोमोटिंग द सीक्रेशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अरे आपका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, एंजियोटेंसिन सेकंड से प्रोजेस्टेरॉन का कोई कनेक्शन आपका नहीं होता है। फैसिलिटिंग ब्लड कोगुलेशन, अरे कोगुलेशन का भी कोई कनेक्शन नहीं है। और ना ही कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का कनेक्शन है। सीधा सीधा इसका काम होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। और यहाँ पे किसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है? ये नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर भी जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है, नेफ्रॉन में भी कौन सी आर्टेरियोल? दो होती है, एक आपकी एफरेंट, एक आपकी इफरेंट होती है। आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट। इफरेंट को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और अल्टीमेटली जीएफआर बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जीएफआर बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो व्हाट अबाउट राइट आंसर बच्चों? राइट क्या है? दीपांशु जी आंसर कर रहे हैं सी, मुस्कान जी ने भी अपना सी फेंक दिया, कल्पना का भी आंसर सी है। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। वैसे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जितना आप एलिमिनेट करोगे उतना आपका आंसर सही आने की संभावना होगी। बहुत इजी होते हैं, कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस डर जाते हैं, समझने में गलती कर जाते हैं। आइए बच्चों, पढ़िए और आंसर पुट कीजिए, पढ़िए और आंसर पुट कीजिए। चलो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ आसान है, और आगे लेवल बढ़ाएंगे। तो आप पूरी क्लास को अच्छे से देखना। आपके जो काफी सारे कॉन्सेप्ट है, खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स और एबीसी के रिगार्डिंग कवर ऑन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कंट्रीब्यूट टू एसिड बेस बैलेंस। आपको अच्छे से पता है एसिड बेस बैलेंस के अंदर एक तो हमारा बफर सिस्टम होता है जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, बफर सिस्टम हो गया। दूसरा दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी यानी जो लंग्स है वो भी इन्वॉल्व करता है, विद इन मिनट जो रिस्पॉन्ड करता है वो कौन है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है। तीसरा कौन है? हमारी किडनी, जो परमानेंट करवाती है, परमानेंट एसिड बेस बैलेंस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? किडनी होती है। और एक लास्ट आपका वो पोटेशियम एक्सचेंज होता है जिसको हम क्लोराइड सिस्टम बोलते हैं। ये चार सिस्टम होते हैं,
ये 4 सिस्टम होते हैं जो आपके क्या करवाते हैं, ब्लड की पीएच को रेगुलेट करवाने का काम करते हैं या एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं। ओके, अब इनमें से जो आपके लंग्स है, वो लंग्स कैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करेंगे? तो हमारा जो एयरवे है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो कैसे काम करता है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा रेस्पिरेटरी रेट को कम और ज्यादा, रेट को कम या फिर ज्यादा, और साथ में डेप्थ को भी कम और ज्यादा, इस टाइप से क्या करवाता है आपका, इन्वॉल्व होके आपकी ब्लड की पीएच यानी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेंगे। आगे चीजें आएगी, सारी चीजें आएगी, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाना होगा, जहां जहां पे CO2 का लेवल बढ़ाना होगा, हमेशा क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर दिया जाएगा। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना होगा, वॉश आउट करना होगा, दैट टाइम पे हमेशा क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, उसको ज्यादा एक्टिवेट कर दिया जाता है, रेट बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, जिससे अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है। चीजें थोड़े आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिटेन या फिर एलिमिनेट करके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या करता है, ब्लड की पीएच या एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। यस, बाइकार्बोनेट भी इन्वॉल्व है, लेकिन बाइकार्बोनेट मेनली बफर सिस्टम में आता है। कार्बोनिक सिस्टम, बाइकार्बोनेट सिस्टम, बफर के अंदर एक सिस्टम आता है, तो वो वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। म्यूकस प्रोटेक्शन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये वाला काम किडनी से होता है। ये वाला जो काम है, ये जो काम है वो कौन से सिस्टम से होता है, तो किडनी से होता है। ये लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है। बचा क्या ऑप्शंस, बाय ऑल्टरिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि टैकिपनिया प्लस हाइपरपनिया। डेप्थ का बढ़ना हाइपरपनिया बोलते हैं, रेट का बढ़ना टैकिपनिया कहलाता है। सो व्हाट अबाउट राइट आंसर बच्चों? राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है। राइट आंसर जो है वो आपका डी है। ओके, डी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, सॉरी, नेक्स्ट आइए, अब आओ इस बार आइए, इस बार देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज पॉसिबल इटियोलॉजीज एसोसिएटेड विद लो मैग्नीशियम लेवल। इस बार क्या लिखा है कि इनमें से कौन सी इटियोलॉजी है जो मैग्नीशियम के लेवल कम होने के साथ में या उससे रिलेटेड एसोसिएटेड है। चलिए, 4 ऑप्शन है। एक तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा इनसफिशिएंट विटामिन डी इंटेक है, सी आपका किडनी फेलियर है, एंड द लास्ट माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो आपका क्या करवाएगा, मैग्नीशियम का लेवल कम करवाएगा? ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर? मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल, अरे ब्लड में मैग्नीशियम कितना होता है? 1.6 टू 2.6 mg/dl। ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल इतना होता है। मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रिटेंशन होता है, वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो लास्ट के दोनों पार्ट है, वन इज जेजुनम और दूसरा इलियम, सबसे ज्यादा जो आपका मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन है वो यहां से होता है। मैग्नीशियम क्या करवाता है? मैग्नीशियम एक तो आपका मसल्स के लिए, दूसरा आपका नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। इसके अलावा बोन के लिए भी जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये नई बात है, लिख लेना, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, दैट्स व्हाई ये ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ओके, एट द एंड ये मैग्नीशियम के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। अब हुआ क्या कि मैग्नीशियम कम कैसे होगा इनमें से? तो देखो, अगर पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मैग्नीशियम के साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन होगा तो मैग्नीशियम कम हो जाएगा।
इनसफिशिएंट विटामिन डी इनटेक, नो, विटामिन डी का कनेक्शन सीधा सीधा किससे होता है प्यारे बच्चों, कैल्शियम से होता है। आपको अच्छे से पता है विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और अगर विटामिन डी कम है तो आपका क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, न कि आपका मैग्नीशियम का। तो ये भी गलत हो गया। किडनी फेलियर हो सकता है, पर किडनी फेलियर के साथ में मोस्ट प्रोबेबली मैग्नीशियम का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, न कि कम। तो हाइपर मैग्नीसीमिया होता है। किडनी फेलियर के साथ में हमेशा क्या होता है, हाइपर मैग्नीसीमिया होता है, न कि हाइपो। पूछा किसका है, हाइपो का बताना है, कम बताना है, लेकिन किडनी फेलियर के साथ में हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई ये आंसर सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए, एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम होगा तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, लेवल कम हो जाएगा। वो किसी भी आपका मिनरल्स का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का हो सकता है। और खासकर एब्जॉर्प्शन कम कब होगा, जब पेशेंट्स को क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, या फिर पेशेंट हैविंग सीलियक डिजीज, ऐसी कंडीशंस के अंदर मैग्नीशियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये चार ऑप्शन थे बच्चों, चार में से इसका जो राइट आंसर था वो राइट क्या था आपका, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर था। डी शुड बी राइट आंसर। बाकी सारे कोरिलेट कर लेना, सारा कुछ मैंने बता दिया। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। चलो, आप सब लोगों ने डी आंसर किया है मेरे हिसाब से। दिव्या पाल जी, संध्या जी, वेरी गुड, सबका डी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट पढ़ो और आंसर पुट करो। चलो, नेक्स्ट क्या है, एक पेशेंट है जो किसका है, एक पेशेंट है जो 45-year-old पेशेंट एक्सपीरियंसिंग परसिस्टेंट वॉमिटिंग। पेशेंट किसका है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लंबे टाइम से इसको वॉमिटिंग हो रही है ड्यू टू जीआई इंफेक्शन, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन है। विच इलेक्ट्रोलाइट आर प्राइमरीली लॉस ड्यू टू दिस कंडीशन। अगर एक पेशेंट है जिसको लंबे टाइम से क्या हो रही है, वॉमिट हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, चलो बताइए। चार ऑप्शन है, ए आपका क्लोराइड पोटेशियम, बी है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम पोटेशियम, डी है फॉस्फोरस एंड सोडियम। व्हाट शुड बी राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करो। व्हाट अबाउट राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर है, चलिए जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिए, विच वन इज राइट। डी, डी आंसर कर रहे हैं बच्चे, डी आंसर कर रहे हैं बच्चे। ओके, आइए आइए सीधा सा बात करते हैं किसकी, आप बताना। देखो क्या बोल रहा है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, लंबे टाइम से वॉमिट हो रही है, लंबे टाइम से वॉमिट हो रही है, तो आपको अच्छे से पता है क्या लॉस होगा। ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपका गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस होगा तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन लॉस होना ही होना है, H प्लस तो लॉस होना ही होना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है फ्लूइड के अंदर, हम बोलेंगे सोडियम हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, पोटेशियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है ना। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मेनली ये चीजें लॉस होगी। जब जब वॉमिट करेगा, जब जब वॉमिट करेगा तो ये चीजें आपकी लॉस होगी। बाकी देखो आप एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो कैल्शियम मैग्नीशियम का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम डायरेक्टली रिलेटेड विद द बोन, ये बोन से रिलेटेड है, तो इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है, दो तो आपके खोटे हो गए पहले, है ना। कैल्शियम वाले दोनों ऑप्शंस को बाहर कर दो, बचे कितने ऑप्शन, ए और ऑप्शन डी आपका बच गया। डी में क्या है देखो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी नहीं होता है। अरे फॉस्फोरस भी किससे रिलेटेड है बोलो, बॉन्ड से रिलेटेड है। यहाँ सोडियम हो सकता था लेकिन सोडियम वाला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में साथ में क्या है, फॉस्फोरस मेंशन कर रखा है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, एक तो क्लोराइड आपका, दूसरा पोटेशियम। वॉमिटिंग के साथ में ये जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, लॉस होंगे। अच्छे से याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एलिमिनेट मेथड यूज करो, है ना। ऑप्शन और क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं, आपको जस्ट एलिमिनेट करने की जरूरत है और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आओ आओ बच्चों आंसर करो, चलो इजी है कर लोगे, इजी है कर लोगे, पर कुछ चीजें इसके बारे में और देख लेते हैं। क्या बोला इसने कि द मेजोरिटी ऑफ द बॉडी इज वाटर इज प्राइमरीली कंटेन,
सबसे ज्यादा बॉडी का वाटर कहाँ पे होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि जो अडल्ट होता है ना, राइट आंसर करोगे बच्चों, मुझे पता है जो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर क्या होता है, टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट वाटर होता है? 60% वाटर होता है। जैसे मैंने कहा कि एक 70 केजी का पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन 70 किलो का है, तो 70 का 60% कितना होगा? लगभग 42 लीटर वाटर होगा उसके अंदर। मतलब 70 केजी के पर्सन के अंदर अप्रोक्स उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट होगा? तो 42 लीटर होगा। कैसे कि अडल्ट के अंदर आपका हमेशा 60% होता है, इन्फेंट के अंदर 80% होता है, और बुढ़ापे के अंदर जाते जाते ये रेशियो या ये जो एवरेज है वो 55% होता है, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाती है, और फैट डिपॉजिट होगी जहां जहां फैट बढ़ जाती है, वाटर का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकेंड थिंग, इन्फेंट के अंदर ड्यू टू इमेच्योर किडनी आपका फ्लूइड का लेवल ज्यादा होता है। अब ये जो 42 लीटर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? टू थर्ड आपका, टू थर्ड का मतलब 40% कहाँ पे होता है? सिर्फ आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर होता है, और जो बचा हुआ वन थर्ड है, यानी जो 20% है, वो कहाँ होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। 42 लीटर का, 42 लीटर का आपका टू थर्ड कितना हो गया? आपका 28 लीटर हो गया, 28 लीटर, और जो रेस्ट 14 लीटर है वो कहाँ पे होता है? वो आपका ईसीएफ के अंदर होता है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अब ये जो ईसीएफ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। अच्छा, आईसीएफ का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सेल्स के अंदर है, ये सेल्स के अंदर है। टू थर्ड बचा कितना आपका? वन थर्ड। ये जो वन थर्ड है, वन थर्ड में बहुत सारी चीजें हैं। वन थर्ड में भी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? आपका इंटरस्टीशियल होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है? दो सेल्स के बीच में होता है, इंटरस्टीशियल। इंट्रावेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और एक होता है ट्रांससेल्यूलर। अरे जो जितने भी आपके बॉडी कैविटीज के फ्लूइड है, जैसे आपने कहा पेरिटोनियम, जैसे आपने कहा पेरिकार्डियल, जैसे आपने कहा प्लूरल हो गया, अच्छा जॉइंट के अंदर हो गया, आई का फ्लूइड हो गया, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा आपका? वो आपका ट्रांससेल्यूलर के अंदर आएगा। तो जो क्वेश्चंस पूछा था उसके अंदर क्या पूछा है कि जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है वो कहाँ पे होगा? मेजर कहाँ पे होगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन है। मेजर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर है, इंटरस्टिशियल है, या इंट्रावेस्कुलर है? पहली बात तो बच्चों देखो, ये एक ही चीज है। अच्छा, इसके अंदर ये आता है और इसके अंदर यही आता है, तो ऑप्शन ए सी डी तो बाहर फेंक दो, ऑप्शन ए सी डी को बाहर फेंक दो। क्या बच गया? बी आंसर बच गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? बी आपका राइट आंसर है। हाँ, ये परसेंटेज इसी के अंदर हम निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज हम इसी के अंदर निकाल सकते हैं कि जो 20% है उसमें आपका इंटरस्टिशियल भी है, उसमें आपका इंट्रावेस्कुलर भी है, और उसके अंदर आपका क्या है? ट्रांससेल्यूलर भी है। ओके, सो व्हाट अबाउट राइट आंसर? व्हाट अबाउट राइट आंसर? राइट आंसर जो है वो आपका इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, बी आपका राइट आंसर है। बी आपका राइट आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चंस है, आता हुआ क्वेश्चंस, यहाँ आप कैसे गलत कर सकते हो? देखो है ना, बहुत सारे बच्चे है ना, अगर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता तो डी ऑप्शन कर लेते। पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, इंट्रासेल्यूलर इंट्रावेस्कुलर होता है ना, अच्छे से पता है कि इंट्रासेल्यूलर ज्यादा होता है ना कि इंट्रावेस्कुलर, पर फिर भी अधिकतर बच्चे क्या करते? इंट्रावेस्कुलर टिका के आते। पर आता हुआ क्वेश्चन गलत इसको कहते हैं, है ना, ये हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे से ध्यान ही नहीं जाता है ना। उस टाइम पे उस एग्जाम हॉल के अंदर सिस्टम के सामने जब आप बैठे हुए रहते हैं ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ यही है वो जो सही है, और दोबारा इसको छेड़ोगे भी नहीं। आई बात समझ में? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट आओ, आंसर करो। चलो इस बार आंसर कर दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एसिड बेस इम्बैलेंस का कोई क्वेश्चन गलत होता होगा। सीधा सा है, व्हाट वुड बी द बॉडीज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में हमारी बॉडी क्या मींस क्या कंपनसेशन लाएगी, कैसे कंपनसेट करेगी? चार ऑप्शन है, पढ़ो आंसर करो। यूरिन आउटपुट बढ़ा के, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट को स्लो डाउन करके, ऑप्शन सी है स्पीडिंग अप द रेस्पिरेटरी रेट, एंड ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट। चलो ओवरऑल दो ही सिस्टम है, दो ही सिस्टम है। वैसे मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बताता हूं। देखो सिंपल सा पूछा क्या है,
सॉरी किसको बैलेंस कर रहा, मेटाबॉलिक वाली कंडीशंस को। अच्छा, इनमें से मेटाबॉलिक वाली कंडीशंस क्या है, मेटाबॉलिक वाली कंडीशन यूरिन से रिलेटेड हो सकती है वैसे, हालांकि हालांकि डायरेक्टली जो यूरिन का एलिमिनेशन ज्यादा हो रहा है या यूरिन का एलिमिनेशन कम हो रहा है उससे पीएच अफेक्ट नहीं होती है। डायरेक्टली यूरिन के कम ज्यादा होने से पीएच अफेक्ट नहीं होगी, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए भी बाहर और ऑप्शन डी भी बाहर। अब हुआ क्या है देखो, जस्ट इमेजिन पेशेंट को क्या हुआ, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अरे एल्केलोसिस का मतलब क्या होता है, पीएच ज्यादा होना, कितने से 7.45 से ज्यादा है एल्केलोसिस है। किसके कारण है, ड्यू टू मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का इंडिकेटर कौन होता है, बाइकार्ब होता है। क्या रिलेशन होता है पीएच और बाइकार्ब का, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। पीएच बढ़ी हुई है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, कितने से ज्यादा होगा बोलो, 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा मिलेगा। अब मुझे इस बढ़ी हुई पीएच को वापस लाना है, नॉर्मल लाना है, लेकिन मैं किसकी हेल्प लूंगा, मेटाबॉलिक वाले में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी वाला पीसीओ2, और रेस्पिरेटरी वाली कंडीशंस में हेल्प करता है बाइकार्ब, कंपनसेट करने के लिए, ध्यान रहे। तो मुझे क्या करना है, मुझे पीएच को, सपोज की पीएच कितनी है 7.50 है। अच्छा, नॉर्मल 50 से 7.45 करना है, 7.50 से 7.45 करना है। बताओ इसके हिसाब से मुझे पीएच को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। अरे बढ़ी हुई पीएच को मुझे कम करना है, किसकी हेल्प से कम करना है, बोलो पीसीओ2 की हेल्प से कम करना है। पीसीओ2 क्या है, रेस्पिरेटरी। पीसीओ2 किससे रिलेटेड है बच्चों, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। मुझे पीएच को कम करना है। अब आप मुझे ये बता दो कि मैं इस पीसीओ2 में क्या चेंज करूं कि मेरी पीएच कम हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है PCO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच से। बताओ मुझे पीएच क्या करने की जरूरत है, पीएच कम करने की जरूरत है। किसकी हेल्प से कम करूंगा, PCO2 की हेल्प से कम करूंगा। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, सर एक को कम करोगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, ऐसा रिलेशन है। आप मुझे बताओ, पीएच कम करनी है तो मुझे पीसीओ2 को ब्लड में, बॉडी में बढ़ाना है, मुझे पीसीओ2 को रोकना है। और पीसीओ2 को रोकने के लिए मुझे किसको रोकना पड़ेगा, अरे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले, उसके लिए मैं जो रेस्पिरेटरी रेट और जो डेप्थ है उसको क्या कर दूंगा बोलो, कम कर दूंगा। CO2 को रिटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करूंगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा को बोलूंगा भाई डब जा थोड़ी देर, अगर वो रुक जाएगा तो आपका रिटेंशन होगा पीसीओ2 का, और जितना CO2 रिटेन होगा उतनी आपकी पीएच क्या होगी बोलो। उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं, हाँ दोबारा सुनो अब, है ना। मैंने बोला कि पीएच को मुझे क्या करवाना है, थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। पीएच को मुझे क्या करना है बच्चों, कम करना है, पीएच को मुझे कम करवाना है। आप मुझे बताओ pH बढ़ाना पड़ेगा, बात तो सही है, इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और जब मुझे इसको बढ़ाना है तो ब्लड के अंदर बढ़ाना है, बॉडी के अंदर बढ़ाना है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करना पड़ेगा। और जब मैं सप्रेस करूंगा तो क्या होगा, सप्रेस करूंगा तो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने कहा कंडीशंस क्या हुई, कंडीशंस हुई कि CO2 रिटेन हो गई, CO2 क्या हो गई, रिटेन हो गई। मैंने रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दिया, मैंने डेप्थ को कम कर दिया। आपने कहा सर CO2 बढ़ जाएगी, अब बताओ CO2 बढ़ेगी तो CO2 जुड़ेगी किसके साथ में, वाटर के साथ में। CO2 जुड़ेगी, बाइंड होगी वाटर के साथ में, ये बाइंड होके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। और ये जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसके ऊपर काम करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H प्लस और HCO3 माइनस में, यानी फ्री एसिड रिलीज करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा। जितना ज्यादा H प्लस होगा पीएच उतनी क्या होती जाएगी बोलो, कम होती जाएगी। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ क्या आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा बोलो। बी और सी में से दो ऑप्शन है, बी और सी में से दो ऑप्शन है, बोलो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। रेस्पिरेटरी रेट को मैं क्या करूंगा, स्लो डाउन कर दूंगा, जिससे मेरा CO2 क्या होगा, रिटेन होगा। कुछ डाउट है तो जल्दी से बताइए, डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए बच्चों।
कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। जब ये कॉन्सेप्ट आपके होंगे तो समझ लो कि आपका कोई क्वेश्चंस गलत होने की संभावना नहीं है। व्हाट अबाउट राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर है। आओ नेक्स्ट आओ बच्चों, आंसर करो। क्या लिखा है इस बार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। देखो एक एक शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस है वो यहां पता लगेगा कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। which of the which of the following is not a potential complication that you need to monitor for which C is on hypertonic fluid? सीधा सीधा देखो, एक पेशेंट है जो क्या ले रहा है, एक पेशेंट है जो हाइपरटोनिक फ्लूइड चल रहा है, उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या होगा। मैंने कहा हाइपरटोनिक फ्लूइड आप इन्फ्यूज कर रहे हो, बोलो कहां डाल रहे हो? ब्लड में डाल रहे हो। मैंने कहा यहाँ हाइपरटोनिक का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, वो आपका हाइपरटोनिक है। प्लाज्मा से उसका ऑस्मोलेलिटी ज्यादा है, वो हाइपरटोनिक है। आपने उसको हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया, मैंने कहा ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके साइड में कौन है? सेल्स है। जितना ज्यादा हाइपरटोनिक फ्लूइड जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे ब्लड गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? यस डेफिनेटली ब्लड गाढ़ा होगा। जब ब्लड गाढ़ा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सेल्स के यहां से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट स्टिमुलेट होंगे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट स्टिमुलेंट होंगे। सीधा सीधा मैं समझाऊं तो ऑस्मोसिस होगा। और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आप मुझे बताओ कम कंसंट्रेशन किधर है? अब कंसंट्रेशन कम कहां पे है? डेफिनेटली अब कंसंट्रेशन यहां कम है, यहां ज्यादा है। तो मैंने कहा होगा क्या? आउटपुट क्या होगा? अरे ऑस्मोसिस होगा। और क्या होगा? ऑस्मोसिस का मतलब इधर का पानी निकल निकल के यहां आ जाएगा। जब यहाँ का वाटर सारा निकल जाएगा तो ये जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक होगी। अरे सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। सेल्स के अंदर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। सेल्स के अंदर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। मैंने कहा सेल्स के अंदर दो आउटपुट आएंगे, दो चेंजेस आएंगे, सेल का श्रिंकेज होना और सेल्यूलर जो डिहाइड्रेशन है वो देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या होगा? इधर क्या होगा? ब्लड वेसल्स में क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर का लेवल, फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तीन चेंजेस आएंगे। अब आपको ये देखना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ो और आंसर पुट करो। पढ़ो और आंसर पुट करो। पूछा क्या है? कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो नहीं होगा? कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो नहीं होगा? चलो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए बता दूंगा। बताओ श्रिंकेज ऑफ सेल्स होगा क्या? बिल्कुल होगा। डिहाइड्रेशन एट द सेल्यूलर लेवल? हाँ बिल्कुल होगा। अब दो ऑप्शन है, एक्सेस इन फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब जो सेल, जो आपका ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ ये बात सही है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि टॉक्सिकेशन हो जाए। वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा, ओवर हाइड्रेशन नहीं होगा। इसकी वजह से कभी भी ओवर हाइड्रेशन नहीं होगा। मैंने कहा वहां से 2 लीटर निकल के ब्लड में आ गया, दैट इज नॉट इंटॉक्सिकन और इंटॉक्सिकेशन, दैट इज नॉट ओवर हाइड्रेशन, जस्ट वॉल्यूम बढ़ेगा। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? भाई हाइपरटोनिक की वजह से क्या नहीं होगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा, जबकि बाकी के सारे ऑप्शंस होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सी इसका राइट आंसर है। हाइपरटोनिक फ्लूइड दोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। दैट्स व्हाई सी राइट आंसर। आओ बच्चों नेक्स्ट पढ़िए। आओ चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्या लिखा है? व्हेन क्लोराइड कंसंट्रेशन फॉल बिलो 95। हमारा जो क्लोराइड है नॉर्मली कितना होता है? क्लोराइड नॉर्मली जो क्लोराइड होता है 95 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये ब्लड में नॉर्मल होता है। कौन? क्लोराइड का लेवल होता है। अब इसने क्या बोला कि जब क्लोराइड का लेवल 95 से कम हो रहा है, 95 से कम हो रहा है, the reabsorption of which electrolyte increase? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड के कम होने से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? जल्दी से बताइए। इसके रिलेटेड मेरे पास दो क्वेश्चंस है ना, एक फर्स्ट है, एक आपका सेकंड लास्ट है। अब आप देख लेना, ये कॉन्सेप्ट बन गया तो मैं एक अच्छा एसिड बेस इंबैलेंस का क्वेश्चंस बता जाऊंगा आज। चलो बताइए,
विच वन इज राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। हाँ 96,105 बोल दो, 95,107 बोल दो। ओवरऑल लोअर जो लिमिट है दैट शुड बी 95। ओके, अब आप बताइए कि इनमें से जब आपका क्लोराइड का लेवल कम होगा, क्लोराइड का लेवल कम होगा, ओवरऑल क्या होता है बच्चों, क्लोराइड का डायरेक्टली कनेक्शन होता है बाइकार्ब के पास, है ना, बाइकार्बोनेट से। क्लोराइड का डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होता है बच्चों, बाइकार्बोनेट के साथ होता है। सिंपली क्या होता है, सिंपली लेवल कम है, क्लोराइड का लेवल कम है, तो क्या होगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। दूसरा दूसरा मैंने कहा जब जब क्लोराइड का लेवल ज्यादा है, ओके, क्लोराइड का लेवल ज्यादा होना क्या कहलाएगा, हाइपर क्लोरीनेमिया बोलेंगे, हाइपर क्लोरीनेमिया, यानी कि ज्यादा क्लोराइड का लेवल होना हाइपर होगा। अच्छा, क्लोराइड का लेवल ज्यादा है, दैट टाइम क्या होगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब, ऐसी कंडीशन में बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, एक पेशेंट जिसके अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ था, क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ था। अच्छा, क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से रिटेंशन किसका रुक गया, बाइकार्बोनेट का रिटेंशन, रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। और जब बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, डिक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट। और आपको अच्छे से पता है कि बाइकार्बोनेट कम होता है तो पीएच कम होती है, यानी बाइकार्बोनेट के कम होने से कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होता है, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो क्लोरीन की वजह से हुआ है, ये जो क्लोराइड की वजह से हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं प्यारे बच्चों। वापस सुनिएगा, हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, अगर किसी पेशेंट में क्लोराइड्स का लेवल ज्यादा है, अगर क्लोराइड ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट रिटेन नहीं होगा, और जब बाइकार्बोनेट रिटेन नहीं होगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट के कम होते ही पीएच कम हो जाएगी, और बाइकार्बोनेट के कारण पीएच कम हुई है, उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अल्टीमेटली हुआ किसकी वजह से है, तो ड्यू टू हाइपरक्लोरीमिया। ओके, सो वैसे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था प्यारे बच्चों वो सी था। क्लोराइड का कनेक्शन किसके साथ होता है, तो आपका बाइकार्ब के साथ होता है। क्या रिलेशन है, तो मैंने ये यहाँ पुट कर रखा है। व्हाट अबाउट राइट आंसर, भवानी शंकर, क्लास इंटरप्ट हो रही है, एक बार आप देख लो बच्चों, एक बार अपना कनेक्शन चेक करो। चलिए आइए बच्चों, ओके थोड़ा बहुत होगा क्योंकि ये क्लासेस आपको उत्तराखंड की वादियों से मिल रही है ना, पहाड़ों में क्या कम नहीं होता। चलो आओ बच्चों, नेक्स्ट आओ आंसर पुट करो। थोड़े से इजी क्वेश्चन है, हालांकि इसके अंदर भी मैंने और आगे ट्रिकी वाले रखे हैं, तो ये थोड़ा सा पहले बेस बनाने के लिए है। आओ इसको पढ़ो और आंसर पुट करो। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द फॉलोइंग एबीसी, थोड़े से मैंने एबीसी एनालिसिस के, एबीसी इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रखे हैं। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बेसिक है, कुछ कंपनसेशन वाले, कुछ मिक्स वाले भी हैं, कुछ एनायन गैप वाले भी हैं, सारी चीजें मिलेगी। 5-7 क्वेश्चंस और है। क्या लिखा है, पीएच कितनी है 7.25 है, पीसीओ2 कितना है 55 है, बाइकार्ब कितना है 24 है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इसमें सिंपली क्या होगा, सिंपली क्या होगा, क्लोराइड बराबर बाइकार्बोनेट कैसे होगा, बताया दीपांशु मैंने। क्लोराइड अगर कम है, सिंपली मैंने बोला कि जब क्लोराइड कम है तो बाइकार्बोनेट का रिटेंशन ज्यादा होगा, क्लोराइड ज्यादा है बाइकार्बोनेट का रिटेंशन कम होगा। अब सिंपली यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर पीएच कितनी, 7.35 टू 7.45, लेस देन 7.35 है एसिडोसिस या एसिडीमिया बोलेंगे, मोर देन 7.45 है एल्केलीमिया या एल्केलोसिस बोलेंगे। इसके अलावा ये दोनों दो टाइप के होते हैं, एक आपका ड्यू टू रेस्पिरेटरी और एक आपका ड्यू टू मेटाबॉलिक होता है। रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन, अभी बताया मैंने, PCO2, और मेटाबॉलिक का इंडिकेटर कौन होता है, वो आपका होता है बाइकार्ब। सीधा सीधा समझ लो, बाइकार्ब का नॉर्मल लेवल अभी बताया
28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मैंने बता दी, PCO2 मैंने नॉर्मल बता दिया 35 टू 45 mm ऑफ Sg होता है। अब इनके साथ में आपको याद किसको रखना है बच्चों? रोम को याद रखना है। रोम कौन है? रोम है रेस्पिरेटरी उल्टा, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है, मेटाबॉलिक इक्वल है। मतलब ये सेम है। पीएच और बाइकार्ब का कनेक्शन सीधा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। सिंपल सा याद रखने का तरीका दुनिया जानती है, नर्सिंग के अंदर, मेडिकल्स के अंदर, और आप भी अच्छे से जानते हो। इसको ज्यादा ब्रीफिंग करने की मुझे जरूरत नहीं है, पर आपको एक बात का जरूर ध्यान होना चाहिए, जब जब एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन आए, आता है, आए मतलब आता ही है हर एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस क्वेश्चंस के अंदर 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहला, उसकी पीएच पहचानो। पहला, आप उसकी पीएच पहचानो, भाग दौड़ मत करो, ऐसी अप्रोच रखोगे 200% आंसर सही आएगा। क्योंकि ये मैथमेटिक्स, मान लो आप आ गया तो सही, नहीं आ गया तो तुम दीवार पे खोपड़ी मार लो, कुछ नहीं होना। ओके, पीएच पहचानो। पीएच क्या है यहाँ पे? इस क्वेश्चन के अंदर पीएच क्या है? 7.25। 7.25 कम है या ज्यादा? कम। कम होना क्या कहलाता है? एसिडोसिस होता है। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पीएच देखते ही बोल दिया कि 100% एसिडोसिस वाला ऑप्शन होगा। देख लो, एल्केलोसिस हट जा, एल्केलोसिस हट जा। मैंने सिर्फ पीएच देख के 2 ऑप्शन बाहर डाल दिए। अब मैंने कहा इनका कनेक्शंस देखता हूं। दूसरा ऑप्शन कौन है? PaCO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी है? 55। नॉर्मल है क्या? नहीं है नॉर्मल, ज्यादा है। ये बढ़ी हुई है, ये बढ़ी हुई है, ये कम है। चलो तीसरी वैल्यू देखते हैं। बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या है? ये विद इन नॉर्मल रेंज है, तो जी नॉर्मल है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसका इसका रिलेशन देखो, है ना? CO2 क्या है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर है। एसिडोसिस हुआ किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी की वजह से। सो व्हाट अबाउट राइट आंसर? आप सबका सही था, पर थोड़ा सा मुझे अप्रोच बतानी थी, दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सी आपका राइट आंसर है। आओ बच्चों, ऐसे ही अगले क्वेश्चंस पे आओ, ऐसे ही अगले क्वेश्चंस पे आओ। अब बताओ बाप, अब बताओ, थोड़ा सा चेंज है। अ पेशेंट एबीसी रिजल्ट, पीएच कितनी है? 7.12। लिख दो। अब टाइम नहीं है ना? कम हो रही है, क्या लिखोगे? एसिडोसिस लिखोगे। PaCO2, अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 20। इतना होता है क्या? ना भैया, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। मतलब ये ऐसे पेशेंट का होगा जिनके अंदर सांस की रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाँफ रहा होगा, उसमें ऐसा होगा। CO2 है ही नहीं। ओके चलो, बाइकार्ब कितना? ये बोल रहा मैं उससे भी कम हूं, मैं उससे भी कम हूं। यानी कि तीनों चीजें कम मिल रही है, तीनों चीजें कम मिल रही है। एक बात आप याद रखना कि एबीजी के अंदर 3 चीजें, कौन कौन सी 3? पीएच, PCO2 और बाइकार्ब। ये 3 ही तो मैंने दी हुई तीनों वैल्यू अगर एबनॉर्मल है, दी हुई तीनों वैल्यू अगर एबनॉर्मल है, मतलब विद इन नॉर्मल लिमिट नहीं है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रख लेना, दैट शुड बी पार्शियल। कौन सा ऑप्शन होगा? पार्शियल होगा। हालांकि इसके अंदर कहीं पार्शियल नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शंस को मॉडिफाई किया गया, पार्शियल नहीं है इसके अंदर। पर आप याद रखना कि दी हुई तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है, हमेशा पार्शियल होगा। चलो ठीक है, अगर दी हुई 3 में से कोई एक वैल्यू नॉर्मल है, दी हुई 3 वैल्यू में से कोई सिंगल वैल्यू नॉर्मल है, इट शुड बी क्या होगा? या तो ये अनकंपनसेटेड होगा या ये फुली कंपनसेटेड होगा। अब मैंने कहा दी हुई 3 में से अगर पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है भैया, तो हमेशा क्या होगा? फुली कंपनसेटेड होगा। पीएच के अलावा दूसरा कोई अगर नॉर्मल है, दैट टाइम आपका अनकंपनसेटेड होगा। चलो, दी हुई तीनों वैल्यू अगर एबनॉर्मल है, पार्शियली कंपनसेटेड में जाएगा। दी हुई 3 में से कोई एक नॉर्मल है, तो या तो ये कंपनसेटेड होगा या फिर आपका अनकंपनसेटेड होगा। इसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद मैंने कहा अगर पीएच नॉर्मल है, ऑलवेज क्या होगा? कंपनसेटेड। पीएच को छोड़ के कुछ और है, दैट शुड बी ऑलवेज अनकंपनसेटेड।
ओके, आइए बच्चों अब इसकी बात करते हैं। देखो पीएच कम हो रही है, PaCO2 इनका कनेक्शन नहीं है, इनका कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। पीएच और PaCO2, पीएच और PaCO2 हमेशा उल्टा होता है, तो ये तो नहीं है। दूसरा, पीएच कम है, बाई कम है, एसिडोसिस है, ये कम होना, हाँ ये इनका कनेक्शन बैठ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक बात मुझे समझ में आ रही है, श्योर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ऑप्शन दे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कहीं पे भी, ये हटा दो, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को भी हटा दो। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया, एलिमिनेट कर दिया, क्या बच गया, है ना, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आपने कुछ नहीं किया, थोड़ा दिमाग लगाया। हालांकि एक बात बताऊं, आप में से कई सारों ने ऐसे वाले ऑप्शंस का क्वेश्चंस आज तक नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, जस्ट एलिमिनेट किया और आंसर आ गया। तीन बाहर चले गए, जब तीन बाहर चले गए तो आ गया। तो इसने क्या लिखा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन रेस्पिरेटरी हेल्प कर रहा है कंपनसेशन में। कैसे हेल्प कर रहा है भैया, ये पीएच इतनी है, मुझे इसको बढ़ा के 7.35 लेके जानी है, मुझे पीएच बढ़ानी है। किसकी हेल्प से बढ़ानी है बोलो, मुझे किसकी हेल्प से बढ़ानी है पीएच को, पीएच बढ़ानी है मुझे रेस्पिरेटरी की हेल्प लेके, और रेस्पिरेटरी के अंदर भी मुझे CO2 की हेल्प लेनी है। बताओ पीएच बढ़ाने के लिए मुझे PaCO2 को क्या करना पड़ेगा, पीएच बढ़ाने के लिए PaCO2 को क्या करना पड़ेगा बोलो, कम करना पड़ेगा। अरे इसको कम करने के लिए मुझे रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलना पड़ेगा भाग, तो रेस्पिरेटरी सेंटर मैंने हाइपर स्टिमुलेट किया, रेट बढ़ी, डेप्थ बढ़ी, CO2 वॉश आउट हुई, बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो गया, कम हो गया, पीएच बढ़ेगी धीरे धीरे। पर अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी ये स्टार्ट हुआ है जस्ट। फुली कंपनसेशन और पार्शियल कंपनसेशन बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे। चलिए अब देखो एक चीज है, मैंने कहा किसी की अगर पीएच नॉर्मल कितनी है भाई, 7.35 टू 7.45 है, ये नॉर्मल है, ये पीएच क्या है, नॉर्मल है। मैंने कहा पीएच अगर इससे कम हो गई, ये मान लो कि पीएच कितनी होगी, पीएच 7.30 है, आपने बोला सर अनकंपनसेशन है अभी। अब मैंने कहा बॉडी ने इस पीएच को बढ़ाना स्टार्ट किया, भाई दूसरे वाले की हेल्प लेके बढ़ाना स्टार्ट करेगा, इसको बढ़ाना स्टार्ट किया, ये 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया। अगर पीएच यहां तक भी है, इसका मतलब वो क्या है, पार्शियली कंपनसेशन में जाएगा। लेकिन पीएच बढ़ा के 7.35 हो गई, मतलब इस रेंज में जब आपको मिलेगी, तब ही आप क्या बोलोगे, दैट शुड बी फुली कंपनसेशन। पीएच अगर 7.35 से 7.45 के बीच में है, तब ही आप बोलेंगे हाँ ये फुली कंपनसेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फुली कंपनसेशन शब्द आप यूज नहीं करोगे। आइए बच्चों मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब आओ, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर पुट कीजिए, इसका आंसर पुट कीजिए। क्या लिखा है, अ पेशेंट हैज अ नॉर्मल एनाइन गैप, एक पेशेंट का एनाइन गैप कितना है, नॉर्मल है। पहली बात तो एनाइन गैप को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है एनाइन गैप एक्चुअली। एनाइन गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, एनाइन गैप को कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपने एक एबीसी एनालिसिस किया, उस एबीसी एनालिसिस में आपने एनाइन गैप देखा, क्या देखा एबीसी के अंदर, आपको सोडियम चाहिए, आपको क्लोराइड चाहिए, और आपको बाइकार्बोनेट का लेवल चाहिए। जस्ट सपोज मैंने कहा कि इस पेशेंट का सोडियम कितना है, 140 है, मैंने कहा इसका क्लोराइड कितना है, 95 है, मैंने कहा बाइकार्बोनेट कितना आया, 25 आया। एनाइन गैप निकालिए बच्चों, इसका एनाइन गैप कितना आया, इसका एनाइन गैप कितना आया, तो 140 माइनस ये कितना हो गया आपका, ये 120 हो गया, ये एनाइन गैप कितना हो गया आपका, 120 हो गया। चलो इसके हिसाब से आपका एनाइन गैप कितना आ रहा है, हालांकि इसको वैसे इसके हिसाब से आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, पर जो एग्जैक्टली नॉर्मल जो एनाइन गैप होता है वो 5 to 12, 5 to 15 तक नॉर्मल मानते हैं। ये जस्ट मैंने एक लिमिट ली है, उसके हिसाब से आपका नॉर्मल कितना होता है, आपका 5 to 12 होता है। तो मैंने कहा इसको अगर मैं 100 मान लूं, इसको अगर मैं 100 मान लूं, अगर मैं इसको 105 मान लूं, तो इसके हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। ओके, वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो सोडियम कितनी वैल्यू है सोडियम की, उससे आप माइनस करोगे
टोटल करके किसको, क्लोराइड को बाइकार्ब के साथ में। ये होता है नॉर्मल। अब एक चीज और बता देता हूं, बात ये होती है कई बार क्या होता है कि एनायन गैप कम हो जाता है। एनायन गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं, आप ऐसे समझो कि ये जो बाइकार्बोनेट है, अगर इस बाइकार्बोनेट को बढ़ाऊंगा, अगर इस बाइकार्बोनेट को बढ़ाऊंगा तो एनायन गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना आप, एनायन गैप आपको समझ में आ गया। मैंने कहा इस एनायन गैप के अंदर मैंने एक चीज को पकड़ लिया, क्या, बाइकार्ब। मैंने कहा मैं जितना बाइकार्ब को बढ़ाऊंगा एनायन गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एनायन गैप के कम होने से, एनायन गैप के कम होने का मतलब कौन बढ़ गया, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट बढ़ने का मतलब पीएच बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं एनायन गैप कम है, पीएच ज्यादा होगी, यानी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। अगर एनायन गैप ज्यादा है मतलब बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। अगर किसी पेशेंट में एनायन गैप ज्यादा हो गया है मतलब उसकी पीएच क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी। पीएच कम होना, दैट शुड बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनायन गैप कम है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एनायन गैप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एनायन गैप ज्यादा है इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। चलो अब ये साइड है, इसका क्वेश्चंस नहीं है, मैं जस्ट एनायन गैप को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस किसका है, क्वेश्चंस आपका है नगमा का। क्वेश्चंस किसका है बच्चों, नगमा का है। यानी कि नॉर्मल एनायन गैप, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस से, एनायन गैप नॉर्मल है। हालांकि आपको पता है कि एनायन गैप कम होगा पीएच ज्यादा होगी, एनायन गैप बढ़ेगा पीएच कम हो जाएगी। एनायन गैप बताया ना बच्चे, यही तो एनायन गैप था। सोडियम माइनस, आप सोडियम, जितना एबीजी में सोडियम है उसको माइनस करेंगे एबीजी में क्लोराइड और बाइकार्बोनेट कितना है, मैंने इसमें कैलकुलेट करके आपको बताया, दैट इज एनायन गैप। ओके, चलो अब आओ। तो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इस पेशेंट्स को। ओके, द फॉलोइंग इज लाइकली कॉज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लैक्टिक एसिडोसिस से क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस है तो वो जाके क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। चलो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, यानी कि जो एस्प्रिन है, हमारी जो एस्प्रिन है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, नेचर में कैसी होती है बच्चों, एसिडिक होती है, और ये जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। ओवरऑल ये भी क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। ऑप्शन बी क्या, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में भी क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो ऑप्शन तो वैसे इसका क्या है, सी ऑप्शन राइट है। लेकिन नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसी को ही बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस। मैंने जो बताया था आपको, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस बोलते हैं। अरे इसके अंदर क्या होता है, इस वाली कंडीशन में क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है, क्लोराइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपर क्लोरेमिक बोलते हैं। और जब जब क्लोराइड का लेवल बढ़ता है, मैंने कहा ना क्लोराइड का लेवल या क्लोराइड का कनेक्शन किसके साथ में है, तो बाइकार्बोनेट के साथ में है। तो जब क्लोराइड का लेवल बढ़ेगा इसका मतलब किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट का रिटेंशन कम करेगी, और बाइकार्बोनेट का रिटेंशन कम करेगी तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो आगे जाके क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसी को बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका कॉमन कॉज होता है डायरिया, इसका कॉमन कॉज होता है रीनल ट्यूबुलर, यानी कि किडनी के कारण, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसे पेशेंट जिसको सोडियम क्लोराइड आप बाहर से ज्यादा दे रहे हो तो भी क्या होगा, क्लोराइड का लेवल बढ़ेगा। तो अगर ज्यादा NaCl दिया है उसको तो वो भी आगे जाके क्या कॉज करेगा, हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। अरे मैंने इसके 3 कारण बताए, मोस्ट कॉमन डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी बोलते हैं इसको, मींस सेकंड कॉज, और थर्ड आपका अगर पेशेंट को ज्यादा या मैसिव चल रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड, ये भी जाके कॉज करेगा। सो व्हाट अबाउट राइट आंसर बच्चों, सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ने की कोशिश करना। चलो आओ नेक्स्ट पढ़ो, आंसर करो, नेक्स्ट पढ़िए और आंसर करिए। क्या बोला है, एबीजी शो क्या कर रहा है, पीएच 7.37, कितनी है इस बार, 7.37 है। PaCO2 कितना है, 50, बाइकार्ब कितना है, 30। व्हाट इज मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, जो बोल रहा था ना कि सर फुली में क्या आएगा, फुली के अंदर क्या आएगा, पूरा कंपनसेटेड होगा तो क्या होगा,
सर आप कहाँ से हो? नर्सिंग एक्सपर्ट से। ओके, एंड एबीजी सो ये जो एबीजी एनालिसिस किया है, ये जो एबीजी एनालिसिस किया है, इसमें ये रिजल्ट आया है। जल्दी से बताइए, अब आप मुझे बताइए पीएच क्या है? पीएच आपकी नॉर्मल है। अरे पीएच विद इन नॉर्मल रेंज है, पीएच विद इन नॉर्मल रेंज है। अब जब पीएच विद इन नॉर्मल रेंज है, इसका मतलब ये तो श्योर है, ये तो श्योर है क्या है? फुली कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड बोलेंगे। एक लाइन तो ये हो गई। चलो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो बच्चों। फुली कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड इसका मतलब क्या है तो फुली कंपनसेटेड। अब अगली बात देखो, मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, मिक्स नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। यहां देखो PaCO2 कितना है? 50, बाइकार्ब कितना है? 30। ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, और ये कम है, ये कम, ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो अब एक लॉजिक लगाओ आप, मैंने कहा पीएच कितनी होती है नॉर्मल? 7.35 होती है। अच्छा क्या हुआ होगा? पीएच कम हुई होगी, कंपनसेशन हमेशा इस साइड से हुआ होगा, आपको पता होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी की पीएच 7.34 थी और कंपनसेशन करके 4.5 कर दी, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की पीएच 3.4 है तो वो कंपनसेट करके 3.5 हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी, 3.7 हो जाएगी, 3.8 हो जाएगी, लेकिन 4.5 कभी नहीं होगी। 4.5 तभी होगी जब वो ऊपर से आ रहा है। अगर किसी का इम्बैलेंस 7.47 से हुआ है तो वो 4.6 4.5 ऐसे हो सकता है। तो मैंने ये कहा यहाँ पे कि इस पेशेंट को पक्का पहले क्या था, पहले इसको पीएच कम थी, पहले इसको एसिडोसिस था। तो मैंने मान लिया कि पहले इसकी पीएच कम थी और ये बढ़ा हुआ था, इनका रिलेशंस बैठ गया। तो मतलब पहले इसको क्या था? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था। पीएच बढ़ाने के लिए बॉडी ने क्या किया? बाइकार्ब का लेवल बढ़ा दिया, बाइकार्ब का रिटेंशन बढ़ा दिया किडनी ने। सो हुआ क्या है, क्या कंडीशन है? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या? क्या ये कंपनसेटेड, एक मिनट, क्या ये कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या? क्या ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्या? अब आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ए और बी में से। अच्छा ऑप्शन सी भी है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्या? यस, ये बात है। देखो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस तो नहीं है, एल्केलोसिस होता तो ऊपर से आता है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है अभी, अभी ये कंपनसेट हो चुका है। तो व्हाट अबाउट राइट आंसर? कंपनसेट सी इसका राइट आंसर है। कल्पना जी, बरखा जी, सिंह बेबी सी, अलिसा, ओके, दिव्या, ओके, सी सी इसका राइट आंसर है, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट, आओ आओ, ये इसका करो, ये मिक्स मिक्स वाला है आपका। विच एबीसी पैटर्न सजेस्ट अ मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा है जो मिक्स को सजेस्ट कर रहा है? चलो इसका आंसर आप करोगे, इसका आंसर आप करोगे, जल्दी से आंसर करिएगा। ए बी सी डी 4 है, इनमें से मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर कौन सा है? Which one is mixed? Which one is mixed? What about mega? सी सी आपका मिक्स है। मिक्स का मतलब समझ रहे हो? दोनों। मिक्स का मतलब दोनों। मिक्स का मतलब होता क्या है? मिक्स का सिंपली मतलब होता है कि दो या उससे अधिक इम्बैलेंसेस एक साथ है। मिक्स का मतलब, मिक्स का मतलब ये नहीं कि उलझे हुए ऑप्शन है, मिक्स का मतलब है दो या उससे अधिक इम्बैलेंसेस होने चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए क्या है? ए क्या है? पीएच कम हो रही है, PaCO2 कम हो रहा है, तो इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं है। ये कम है, ये कम है, मैंने कहा ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर मुझे और बोलना है तो ये पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सिर्फ एक है, तो ये मिक्स नहीं हुआ, ये मिक्स नहीं हुआ। चलो ऑप्शन बी पे आओ। ऐसे ही पीएच 7.45 है, मतलब नॉर्मल है, ये कंपनसेटेड है, ये कंपनसेटेड है, तो ये इम्बेलेंस है ही नहीं, ये इम्बेलेंस तो है ही नहीं, ये तो कंपनसेट कर गया। चलो हाँ, मतलब रेस्पिरेटरी भी साथ में है और मेटाबॉलिक भी साथ में है, तब हम बोलेंगे क्या? मिक्स बोलेंगे। यहां देखो पीएच क्या है? 7.40, ये तो नॉर्मल है, ये पीएच भी तो क्या है? नॉर्मल है, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहां देखो पीएच कितनी है? पीएच 7.10 है, मतलब इसको एसिडोसिस है, मतलब क्या है? इसको एसिडोसिस है। पीएच कम है, PaCO2 बढ़ रहा है,
पीएच कम है, PaCO2 बढ़ रहा है, बोलो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इन दो वैल्यू से मैंने क्या बोल दिया, इसको क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मैंने कहा पीएच कम है, ये भी तो कम हो रहा है, यस, इसके साथ मैंने क्या बोल दिया कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो जो ऑप्शन डी है वो सजेस्ट कर रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को भी, और ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की भी। तो करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट क्या हो गया, डी आपका राइट हो गया, डी आपका राइट हो गया, डी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंसिडर्ड विथ, ओके क्या लिखा है, इज मोस्ट कंसिडर्ड विथ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। चलो ये तो आसान है, कर लोगे, ये तो आसान है, कर लोगे। क्या बोला, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस चाहिए, इसका मतलब मेटाबॉलिक में आपको क्या चाहिए, गड़बड़, बाइकार्ब चाहिए। एल्केलोसिस में पीएच कितनी चाहिए आपको, 7.45 चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें पीएच 45 से ज्यादा है और जिसके अंदर बाइकार्ब कितने से ज्यादा है, 28 से ज्यादा है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर पीएच मोर देन 7.45 है और आपका बाइकार्ब भी ज्यादा है, कितने से, 28 से। देखो आ जाओ, आप ही देख लो। देखो सबसे पहले ये पीएच कम है, एल्केलोसिस नहीं है, बाहर कर दो। अच्छा पीएच कम है, एसिडोसिस है, बाहर कर दो। ऑप्शन दो बच गए आपके पास, 7.48 और 7.50। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पीएच ज्यादा है, बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट कम है, तो ये सेट नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल है, ये सेट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ देखो पीएच ज्यादा है और बाइकार्ब भी ज्यादा है, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है प्यारे बच्चों। बी आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है। आई बात समझ में, जिन जिन बच्चों ने बी, अरे वाह सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कितना सही आंसर कर रहे हो, मजा आ गया। आओ नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट आओ, चलो ये और आसान है, एक सिंपल सा कॉज के आधार पर है। क्या बोला इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अरे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस किसका रिजल्ट है, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस तब होता है जब पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन वाली कंडीशंस क्या कॉज करेगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और हाइपो वेंटिलेशन वाली कंडीशंस किसको कॉज करेगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपो वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी रेट का कम होना, डेप्थ का कम होना, ये सारा हाइपो वेंटिलेशन है। आ जाओ, अगर आप ओपियोइड्स लेंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होगा, हाइपो वेंटिलेशन का। अस्थमा है, रेस्पिरेशन सप्रेस होगा, हाइपो वेंटिलेशन होगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रेस्पिरेटरी से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, एंजाइटी, पैनिक अटैक, हिस्टीरिया, प्रेगनेंसी, फीवर, ऐसी कंडीशन में आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जाग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन होगा, रेट बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी, CO2 बाहर जाएगी। जितनी ज्यादा CO2 बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने से क्या होगा, आपका ब्लड में CO2 का लेवल कम हो जाएगा। CO2 कम होगी तो पीएच बढ़ जाएगी, CO2 कम होने के कारण पीएच बढ़ी है तो ड्यू टू रेस्पिरेटरी क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आंसर करो, आ जाओ आंसर करो। विच फॉर्मूला हेल्प असेस इफ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन इज अप्रोप्रिएट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जल्दी से आंसर पुट कीजिए, जल्दी से आंसर पुट कीजिए। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है। और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन किसमें जरूरत पड़ेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पड़ेगी। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है हेंडरसन हेसलबेल्स इक्वेशन, ऑप्शन बी है एल्वियोलर गैस इक्वेशन, ऑप्शन सी है विंटर फॉर्मूला, और ऑप्शन डी है डी के ए बचे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दैट कैन लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा, है ना, वो अलग मेटाबॉलिक वाले में चला जाएगा। ऑप्शन डी है एनायन गैप फॉर्मूला, है ना, ऑप्शन डी है एनायन गैप फॉर्मूला। जल्दी से आंसर पुट कीजिए। एनायन गैप कनेक्शन नहीं है, आप जो जो डी आंसर पुट कर रहे हो, एनायन गैप का कंपनसेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। एनायन गैप जस्ट आपको बताएगा कि पीएच कितना इंबैलेंस हो रहा है, क्या आपका इंबैलेंस हो रहा है, ये आपको बताएगा। अच्छा दूसरा, ये जो हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन होता है, ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये जनरली किसको सजेस्ट कर रहेगा, ये जस्ट पीएच का पता करने के लिए, किसका पता करने के लिए, पीएच को एक्सपेक्ट करने के लिए कि पीएच कितनी है, एक्सपेक्टेड पीएच कितनी है, ऑन द बिहाफ, ऑन द बेसिस ऑफ
बाइकार्ब और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट के लेवल के हिसाब से हम क्या करते हैं, लेवल के हिसाब से हम क्या करते हैं, पीएच का पता करते हैं। दैट इज आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशंस के नाम से बोलते हैं। ओके, दूसरा एल्वियोलर गैस इक्वेशन, ये आपको बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सीजन है, PaO2 कितना है वो बताता है हमेशा। अच्छा, इसके अलावा जो विंटर्स फॉर्मूला है ये आपको बताता है एक्सपेक्टेड PCO2, एक्सपेक्टेड PCO2 बताता है, ये आपको एक्सपेक्टेड PCO2 बताएगा, मतलब ये बताएगा कि PCO2 कितना है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी वाला कितना कंपनसेट कर रहा है। सो उसको बोलते हैं विंटर्स इक्वेशन बोलते हैं, विंटर्स आपका इक्वेशन। एक्सपेक्टेड PCO2 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, जितना बाइकार्ब है उसका, उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 1.5 से, जितना आपके पास क्या है, जितना बाइकार्ब है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस आप क्या करेंगे उसके अंदर 8 ऐड कर देंगे। हालांकि याद रहे तो ठीक, नहीं तो कुछ ज्यादा काम का नहीं है, पर जरूर याद रखना विंटर्स आपका जो इक्वेशन है वो किसको बताता है, वो आपका PCO2 एक्सपेक्टेड बताता है। पीएच एक्सपेक्टेड देखनी है तो ये आपका हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशंस के नाम से बोलते हैं इसको, और एनायन गैस कुछ नहीं है, एल्व्यूलर गैस आपका PaO2 को बताएगा। चलिए, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी नए एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सबको हमने बाइंड अप करने की कोशिश की, कुछ नया करने का कोशिश किया है हमने। जितना भी आपका एसिड बेस इम्बैलेंसेस के रिगार्डिंग जितना भी आपका नए एमसीक्यूज है उनको हमने कवर करने की कोशिश किया है। चलो, तो कैसा लगा सेशन एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, और किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एक बार जरूर आप वीडियोस के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो बच्चे दिव्या वो बताता है आपका एक्सपेक्टेड पीएच को ऑन द बेसिस ऑफ PCO2 एंड बाइकार्ब, ये रहता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास, और नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक जरूर शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले, हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिले, क्योंकि आप और हम जब मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आउटपुट ला सकेंगे। ओके, और चलिए डेली जुड़ना ना भूलें, किसी न किसी की रात 9 बजे डेली क्लास होगी नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 mm of SC होता है बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।